नमस्कार। आज हम के एक खास मेहमान के साथ हैं और ये जो मेहमान हैं इन्होंने पिछले 5 साल में अपनी इतनी छवियां बना ली हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। वो अपने राज्य में मामा भी कहलाने लगे हैं। वो पूरे उत्तर पूर्वी भारत में विपक्ष विहीन राज्यों को करने की जो शुरुआत कर चुके हैं उसके भी अगुवा हैं और केंद्र में मोदी और शाह के हनुमान भी हैं। हमारे साथ हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देर रात समय निकाला एनडीटीवी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हम कड़े सवाल भी पूछेंगे और आसान आप बाउंसर भी देंगे आपको मारने के लिए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आसाम में पिछले 5 साल में आपने बहुत सारे कानून बदलने की पहल की और बहुत सारे कानून बदले भी, और कुछ कानून लाने की आप पहल भी कर चुके हैं। उसमें एक पॉलीगमी कानून भी है, उस पर आप पहल कर चुके हैं। यूसीसी के लिए आप वायदा कर चुके हैं। मदरसों को आपने सरकारी मदरसों को आपने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया अजमल साहब तो 700 मदरसे खोल दूंगा। देखिए, आसाम में आज का दिन किसी का इतना ताकत भी नहीं है। चुनावी स्टेटमेंट अलग बात है, लेकिन असम में अभी ऐसा कोई सख्त बसा नहीं है जो सरकार का नीतियों को ऐसे चैलेंज कर सकता है। कोर्ट में चला जाए, अदालत से कुछ लेके आए, अलग बात है। लेकिन कोई मैं ताकत से खोलूँगा, मैं पैसा से खोलूँगा, वो वाला सिस्टम अभी असम में बसा नहीं है। वो नहीं हो पाएगा। मैंने देखा कि आपके सभाओं में आपकी छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर बनी हुई है। उसके बावजूद बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। मुस्लिमों के बीच आपके जो लोकप्रियता है उसके बढ़ने का कारण क्या है? आप तो मुस्लिम विरोधी माने जाते हैं। देखिए, मुसलमान समाज में अगर मैं आज एक रैली करने जाऊं, हिंदू में अगर 5,000 लोग होगा, मुसलमान में 10,000 लोग आते हैं और हमें वोटिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। इस बार शायद कर भी लेगा, 20-30% तक वोट करेगा भी। लेकिन हम इतना वोट का पीछे भागते नहीं रहता हूँ। मेरा कुछ उसूल है, मैं उसूल में चलता हूँ। आज भी मैं एक मुसलमान लोग 50,000 मुसलमान लोग था, वहाँ मैं सभा करने गया था। मेरा ट्विटर में आज वीडियो भी आप देखिए। मैं लोगों को खास बोला, देखो बाल विवाह मत करना। चुनावी सभा में भी मैं लोगों को जाके बोलता हूँ, देखो एक पति का एक ही पत्नी होना चाहिए। बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। बाल विवाह मत कराओ। आसाम में बहुत इंडस्ट्री आ रहा है, जॉब का हमने ओपन कर दिया हूँ। हम कोई जॉब में हिंदू मुसलमान हम नहीं मानता हूँ, सबका सुविधा समान है। आप लोग बेटा बेटियों को पढ़ाओ और एक अच्छा जीवन का और आगे बढ़ो। तो मेरा बात को मुसलमान माताओं और खास करके जो युवा पीढ़ी है वो सुनते हैं और मेरा बात को मानते भी। आज मैंने लोगों को पूछा कि लास्ट 1 साल में कोई बाल विवाह हुआ है? बोले नहीं दादा, नहीं हुआ है, नहीं मामा, नहीं हुआ है। तो मैं अपना उसूल से बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए मैं मुसलमान समाज में जाता हूं और मेरा बात वो लोग मानते हैं। लेकिन कोई लोग होता है जो मेरा बात से नहीं मानते हैं लेकिन सुन लेता है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वो ये कहते हैं कि ये इसलिए रोक रहे हैं कि एक से ज़्यादा शादी मत करो, ताकि हमारी आबादी, जो बढ़ती हुई आबादी, उसको रोका जा सके। सचमुच सही बात है, कम होना चाहिए आबादी। वो तो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ। आबादी क्यों बढ़ाना चाहिए? हमारा यहाँ में इतना जमीन है क्या? हमारा यहाँ में साधन है सत्ता क्या? कैसे उनके हाथ में आएगी? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई सत्ता के लिए आपको जनसंख्या चाहिए। किसलिए भारत चेंज हो जाएगा। संख्या का ऊपर वोटिंग और बहुत दिन नहीं रहने वाला है। किसलिए मैं कानून मानता हूं। आपने मुझको बोला, सरकार ने बोला मेरा घर में 2 बच्चा होगा। आप कानून नहीं मानते हैं, आपने 4 बच्चा पैदा किया, तो आपका प्रधानमंत्री कानून बनने वाला लोगों से सिलेक्ट होगा कि कानून नहीं मानने वाला लोगों से सिलेक्ट होगा?
तो भारत में वो डिबेट भी आने वाला है। तो थोड़े ये लिखा है क्या? हमारा कानून में एक कुछ लिखा हुआ है, आप कानून नहीं मानते हैं तो कानून नहीं मानने वाला लोग देश का प्रधानमंत्री सिलेक्ट करेगा क्या? उसका भी डिबेट होगा। जैसे साउथ इंडिया में कानून को माना, वो लोगों ने जनसंख्या को कम किया, तो उसके लिए कि उनका ऊपर पनिशमेंट होगा क्या? तो हमेशा ये लोगों का अलग सोच है। डेमोक्रेसी इवॉल्व होता है। आज अगर ऐसे जाएगा तो कोई दिन ऐसे होगा कर्नाटक में कोई सीट ही नहीं होगा, तमिलनाडु में कोई सीट ही नहीं होगा, केरल में कोई सीट ही नहीं होगा, असम में हिंदू के पास कोई सीट ही नहीं होगा। तभी मैं क्या कंपटीशन करूं? तो अभी तो कंपटीशन लेस बना ही दिया है। कल हम जब अमित शाह जी के रोड शो से लौट रहे थे तो एक टमटम में बैठे और उसको इंटस खान नाम के एक शख्स चला रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप किसको वोट करोगे? तो बोले हम कांग्रेस को करेंगे। तो मैंने कहा जीतेगा कौन? बोले बीजेपी जीतेगी। मैंने कैसे जीतेगी जब आप कांग्रेस को वोट करेंगे? तो बोले नहीं बीजेपी जीतेगी। तो मैंने कहा हेमंत शाह को पसंद करते हैं? बोले नहीं करते। मोदी को करते हैं? नहीं करते। अमित शाह को करते हैं? नहीं करते। किसको पसंद करते हो? राहुल गांधी को पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़े तबके में ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी तो जीत रही है। वो शख्स भी आपको बोल रहा है बीजेपी जीत रहा है, मतलब वोटिंग तो कम हो रही है। उनका गांव का लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग लोग नहीं निकल रहे। नहीं, गलत बात है। असम में 2% वोट बढ़ा है। देश के बाकी हिस्सों देश का बाकी हिस्सा का कहीं नहीं, जो भी होगा कुछ का रीजन होगा, लेकिन असम में हम लोग बराबर 2 से 3% ऊपर वोट रजिस्टर कर रहा हूं। हमारा जो एवरेज है 80+% का है। लेकिन वोटिंग कम होने के पीछे आप क्या वजह मानते? देखिए, जैसे वोटिंग कम होने का पीछे अगर एक प्राकृतिक कारण आप मानेगा तो हीट वेव एक तो कारण है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वोटिंग स्टेशन में वोटर लाने का जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी का है, ऑपोजिशन का है। आज का दिन देश में ऑपोजिशन नहीं है। जो पोलिंग सेंटर में जो ऑपोजिशन का वोट आना है वो नहीं आ रहा है। जैसे आप पोलिंग स्टेशन का दिन ही आपको मोबिलाइज करना पड़ता है, कुछ गाड़ियां देना पड़ता है, कुछ रिक्शा देना पड़ता है, कुछ साइकिल देना पड़ता है। अभी बीजेपी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस में काम करने वाला आज का दिन में वोटिंग स्टेशन में उनका एजेंट भी नहीं है। कांग्रेस का वोटर तो मेरा गाड़ी में आएगा नहीं, कांग्रेस का वोटर तो मैं मोबिलाइज नहीं कर सकता हूं। मुझको वोट देने वाला लोग ही 50% है। अगर 50% पोलिंग स्टेशन में आ गया तो मेरा काम हो गया। अगर मुझको वोट नहीं देने वाला लोग पोलिंग स्टेशन में नहीं आते हैं, इसके लिए मैं क्यों चिंता करूं? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने असेसमेंट कर लिया है, जो रुझान आ रहे हैं कम वोटिंग के, उसकी वजह यह है कि बीजेपी 200 सीटें नहीं क्रॉस कर पाएगी। मतलब राहुल गांधी कम वोट से जीतेगा? उनके वोट मतलब ज्यादा गिर रहे हैं। राहुल गांधी का डेमोक्रेसी यही है कि जब कम वोट होता है तब राहुल का फायदा होता है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट पूरा गिर रहा है। अरे भाई, कांग्रेस का वोट अगर पूरा ही आ रहा है तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपना साइंस क्यों बता रहे हैं लोगों को? तुम्हारा तो वोट आ रहा है, तुम तो प्रधानमंत्री का वोट लेने तैयार हो जाओ। बाकी तुम अपना असेसमेंट क्यों कर रहे हो? तो टीवी स्टेशन वाला लोगों को करने दो, तुम क्यों कर रहे? आप राहुल गांधी का नाम सुनते ही एकदम से आपकी बाँछें खिल जाती हैं कि नहीं, मिल गया कोई शिकार। नहीं, वो बात नहीं। देखो, एक दल का नेता है, पोलिंग स्टेशन में लोग क्यों आया नहीं आया उसका कारण कांग्रेस जीतेगा, ये क्या पागल नहीं है क्या? कोई कारण नहीं है। गुवाहाटी में कम हुआ है, कौन सा पोलिंग स्टेशन में कम हुआ है, हिंदू में कम हुआ है, मुसलमान में कम हुआ है, कौन सा जाति में कम हुआ है, कौन सा जियोग्राफी में कम हुआ है। अगर अभी आपको असम का बारे में मुझको पूछे, मैं इसलिए शुरुआत में ही बोला, देश का बारे में मेरा पता नहीं है, जहां पता नहीं है मुझको बोलना नहीं सही है। लेकिन असम का बारे में मुझको आप पूछे तो मैं बता दूंगा, इस रीजन में वोट कम हुआ है, ये कांग्रेस का फायदा होगा, इस रीजन में वोट ज्यादा हुआ है, ये बीजेपी का फायदा होगा। अरे भाई, ये देश
होमोजीनियस नहीं है, ये देश हिटारोजीनियस है। कहीं हीट वेव का कम होगा, कांग्रेस का लोग भी नहीं आएगा, बीजेपी का लोग भी नहीं आएगा, कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। आपने कोई इंडी गठबंधन को दे के रखा है, कांग्रेस का वर्कर पोलिंग स्टेशन में लोग लेके नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को बिठा दे रही है, उनके नामांकन वापस करा दे रही है। बैठ जाना सही, अगर किसी का बैठना है। मैं तो आपको अप्रोच कर ही सकता हूँ, भाई बैठ जाओ। हम लोग जो स्कूल में कॉलेज में भी नामांकन देता था, मेरा हॉस्टल का लड़का दूसरा हॉस्टल में जाता था और हम लोग बोलते थे कि भाई आप मत लड़ो, अगली बार आपको हम सपोर्ट करेगा। तो भाई भाई का बीच में कुछ भी हो सकता है। एक जैसे सूरज हो गया, आप भी लड़ा है, मैं भी लड़ा हूं, मैं एक ही गांव का लड़का हूं, एक ही समाज का हूं। भाई ठीक है, तुम मत लड़ो, मैं लड़ रहा हूं। तो नामांकन विड्रॉयल का इलेक्शन कमीशन डेट क्यों देते हैं? मतलब नामांकन विड्रॉयल भी एक चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो आप मानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है? गलत नहीं है, जोर से करो ना। चुनाव नहीं होने से तो और अच्छा है, खर्चा बच गया। उसमें क्या कमी है? लेकिन धमकी मत देना, रिश्वत मत देना। प्यार मोहब्बत से अगर दोनों भाई बैठ के समझौता कर ले, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। लेकिन इस बीच डीप फेक को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है देश में, और गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो है, उसको एडिटेड करके बहुत वाइडली सर्कुलेट किया गया। उसकी पहली गिरफ्तारी भी असम में हुई है। ये डीप फेक के आने वाले समय में और बड़ा चैलेंज बनेगा? देखिए, डीप फेक है समाज में, और डीप फेक का केस आ भी रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज से 6-7 महीना पहले ही उन्होंने कंसर्न व्यक्त किया कि भाई डीप फेक एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। लेकिन डीप फेक का काम में कोई रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो, वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अभी ये जो जांच शुरू हुआ है, ये जांच हमें डीप तक जाना है और इलेक्शन कमीशन को इसको संज्ञान में लेना है। अगर डीप फेक में जो अमित शाह जी का डीप फेक का काम हुआ, जैसे उन्होंने मुसलमान बोला था, आप उसको वर्ड रिप्लेस कर दिया ST SC OBC से, एक बहुत बड़ा गुनाह है। एंड इसका कारण चुनाव का परिणाम दोनों तरफ जा सकता है। मतलब दिस इज सच से इमोशनल एंड सेंसिटिव इश्यूज। कमीशन को आगे आना चाहिए। अगर कांग्रेस का लोग इसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए? अगर मैं ऐसा सीधा नहीं बोलता हूं, जैसे हमने जिसको अरेस्ट किया वो कांग्रेस वार रूम का मेंबर है, तो गुजरात में अरेस्ट हुआ कांग्रेस का ही मेंबर है या आपका मेंबर है, दिल्ली पुलिस औपचारिक केस का छानबीन कर रहा है, इसमें अगर कांग्रेस का आधिकारिक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट मिलते हैं तो उसका ऊपर कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज इससे इस बार तो नहीं होगा, हमारा लीड बहुत बड़ा है, लेकिन कोई चुनाव एक डीप फेक का कारण ही पूरा रिजल्ट पलट सकता है। बिल्कुल, और यही बात है ना, कांग्रेस के समर्थक सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने पहली गिरफ्तारी असम में कर दी डीप फेक केस में, लेकिन जब राहुल गांधी का आलू से सोना वाला बयान जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट उसको प्रचारित किया गया, तब गिरफ्तारी नहीं हुई। आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट क्या है? आज तक राहुल गांधी बोला है मैं आलू से सोना नहीं बनाना चाहता हूं? उन्होंने कभी नहीं बोला। नहीं बोला है, वो तो बता रहे थे कि ऐसा प्रधानमंत्री ने किसी नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बताया। अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है, राहुल गांधी को डिनायल स्टेटमेंट आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप दिखाइए मुझको डिनायल स्टेटमेंट। अमित शाह जी का तो डिनायल स्टेटमेंट आ गया, आपका डिनायल स्टेटमेंट कहां है? प्रॉब्लम है राहुल गांधी बोलते नहीं और राजा है, उनका चमचा बोलते हैं। हम चमचा का बात कैसे मानूं? अगर खुद राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरा आलू से सोना बनाने वाला कोई मतलब नहीं है, तो अब हम मान जाएगा। आप तो बोलो, आप कहां बोला है? मैं तो देखा नहीं हूं आज तक। एक असम का बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो
सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2016 के बाद से जो एनआरसी वाला मसला है वो रुका पड़ा है, थमा पड़ा है, और उसके लिए जो वायदे किए थे आपने बीजेपी ने उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, उसके लिए मैं भी कंसर्न हूँ, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और आसाम का एनआरसी कोई पॉलिटिकल दस्तावेज नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट का सुपरिंटेंडेंट से निकालने वाला एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट का ऊपर हम लोग पूरा संतुष्ट नहीं हो। उसके लिए हमने अपील डाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा तब फैसला आएगा। लोगों की एक बड़ी जेन्युइन समस्या सामने आ रही है, उनके आधार कार्ड नहीं, ये बहुत बड़ा बायोमेट्रिक फ्रीज है और अकाउंट तक नहीं खुलवा पा रहे। नहीं, ये एक बहुत बड़ा तकलीफ है। असम कैबिनेट ने भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि व्यक्ति का तो डाटाबेस है ही, तो आप आधार खोल दीजिए, और वो व्यक्ति तो है ही, आपका डेटा कैप्चर है। अगर कोई कारण में वो लोग फॉरेनर डिक्लेयर होता है, वी कैन टेक एक्शन। तो मैंने गृह मंत्री जी को खुद भी बताया हूँ, और एक ह्यूमन इश्यूज भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर में बोल दिया कि बायोमेट्रिक मत खोलिए जब तक ये सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। तो भारत सरकार का हाथ में भी नहीं है, लेकिन चुनाव का बाद शायद मुझको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जी, एक बड़ा लोकल पॉलिटिकल मसला है। आप जब से कांग्रेस में आए उसके बाद से आपने यहाँ पर कांग्रेस विहीन असम की शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने ये चक्र चलाया। क्या आप चाह रहे हैं 2026 में कोई अपोजिशन बचे ही ना? देखिए, कांग्रेस विहीन जो शब्द है, ये एक आप परिप्रेक्ष्य, इसको एक कॉन्टेक्चुअलाइज आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस विहीन का मतलब क्या है? हम लोग चाहते हैं कि राजनीति फैमिली का ऊपर ना हो। कांग्रेस नहीं होगा तो आप होगा, आप नहीं होगा तो सीपीएम होगा, कोई ना कोई तो बीजेपी का सामने ही रहेगा। वी ट्राई टू स्पीक सर्टेन थिंग्स बाय कांग्रेस। जो पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है वो नहीं होना चाहिए। भारत में 2 डेमोक्रेटिक पार्टी बने, भारत में 3 डेमोक्रेटिक पार्टी बने, भारत में जेन्युइन रीजनल पार्टी बने जिसका कोई प्रेसिडेंट पिताजी और बेटा नहीं होना चाहिए। तो हम वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, और भारत में पॉलिटिक्स हम डेवलपमेंट का ऊपर लड़ना चाहता हूं। भाई, आपने ये किया, मैंने ये किया। आपने 2 किलोमीटर रोड बनाया, मैंने 4 किलोमीटर बनाया। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का काम शुरू हो। हम लोग कांग्रेस मुक्त मतलब कोई थियोरिटिकल कांग्रेस मुक्त का बात नहीं करता हूं, इसलिए कोई ना कोई पार्टी तो रहेगा। तो आप जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप डीबीटी की बात कर रहे हैं, आप लखपति दीदी जिनको बाइडो कहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और घर घर राशन की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ममता बनर्जी भी करती हैं, लेकिन आप उनकी बहुत जबरदस्त खिलाफत करते हैं। ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स और हमारा यहाँ का पॉलिटिक्स अलग है। हमारा पास रिसोर्स भी नहीं है बांटने के लिए। तो हम लोग जो डीबीटी करता हूं उनका पीछे मकसद होता है। हम कोई ऐसा लोगों को डीबीटी नहीं करता हूं। हमारा डीबीटी का कैटेगरी है। आप विडो हो, या आप डाइवोर्स लेडी हो, या आप तलाक लेने वाला लेडी हो, या आप दिव्यांग हो, या आपका घर में कैंसर पेशेंट हो, या आपका घर में थैलेसेमिया का कोई पेशेंट हो, तो हमारा क्राइटेरियाज है। तो हम क्राइटेरिया का ऊपर हम लोग नहीं जाता हूं। जिसको सरकारी जरूरत का जरूरत होता है उनको हम जरूरत देता है। जैसे ये लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंदोलन का कारण 40 लाख माताओं घर से बाहर आए हैं। अगर ये लोग सारे लोग कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है, कोई प्रोफेशन स्टार्ट करता है, कोई दुकान लगा ले, कोई हैंडलूम शुरू करे, कोई वीविंग शुरू करे, उससे मेरा जीडीपी को ताकत मिलेगा। तो हम लोग ये 40 लाख माताओं को एम्पावर करना चाहता हूं, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। आपको पहले 10,000 रुपया मिलेगा। ये 10,000 रुपया आपने खर्चा किया है ऑन ए प्रोडक्टिव स्कीम में से। घर में आप टीक प्लांटेशन कर लिया, घर में आप कमर्शियल वुड का प्लांटेशन कर लिया,
या हस्बैंड का दुकान को आपने स्ट्रेंथन किया, तब जाके आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ये कोई बांटने वाला स्कीम नहीं है, इसका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। एक आपने बिल पास किया झाड़ फूक करने वाले लोगों के खिलाफ, बिल तो अच्छा है, लेकिन मैंने सुना है कि आपने अपने विरोधियों को इसमें बेरोजगार कर दिया है। आपके एक विरोधी नेता जिनका करियर झाड़ फूक से शुरू हुआ, अजमल साहब, आपने उनको बेरोजगार कर दिया। देखिए, इसके लिए कोई सारे चर्च और कोई सारे इमाम मेरा ऊपर नाराज है कि भाई ये बिल आपको नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मैंने सार्स का डेलीगेशन भी मुझको मिलने आया। मैंने बताया कि ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द सेम डेफिनेशन व्हिच जवाहरलाल नेहरू यूज्ड इन द पार्लियामेंट जब ये संसद में ये कानून पास हुआ था। लेकिन वो कानून में 6 महीना का गिरफ्तारी था, बेलेबल था, हमने इसको नॉन बेलेबल बनाया। तो मैंने डेफिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जो कांग्रेस का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है, खाली इसका जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है इसको मैंने बेलेबल से नॉन बेलेबल किया। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि ऐसी ऐसी कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया जिन कंपनियों की या तो ईडी की जांच चल रही थी, या जिन कंपनियों को सरकारी ठेके मिले हैं, या जिन कंपनियों को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के बाद में सरकारी ठेके दिए। देखिए, कंपनियां देश में हैं और वही कंपनियां से चंदा लेके इलेक्टोरल सिस्टम चलना है, नहीं तो इलेक्टोरल सिस्टम के लिए आपको पैसा कहां मिलेगा। लेकिन बॉन्ड था इसीलिए आपको मालूम पड़ गया कि किसने किसको पैसा दिया है। अगर बंद नहीं होता था, मैं कैश रुपया लेता था, तो कैसे आपको मालूम पड़ता था। ये तो ईवीएम के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आप लोगों ने टीवी में सरसा चलाया, इसने ये रुपया दिया, इसने ये रुपया दिया। अगर बंद ही नहीं होता था, वो पैसा मैं कैश में लेता था, तब तो ये काला धन बंद करने के लिए हमें पैसा लेने का एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश का चुनाव कैसे चलेगा। अभी जो सारे पार्टी चुनाव का प्रसार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ कर रहे हैं। नहीं तो इसमें अगर ये नियम कानून बना दिया जाए कि अगर कोई कंपनी चंदा दे रही है तो वो डिक्लेयर करे। डिक्लेयर तो वो लोग तो डिक्लेयर है, इसीलिए आपको मालूम पड़ा। लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि किसको दिया। आपको मालूम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दिया किसको दिया था। भारत में तो कानून है, कानून का राज है। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन स्टेट बैंक ने इसको रिजर्व किया। भाई किसको दिया था, रिकॉर्ड तो इरेज नहीं किया था, रिकॉर्ड तो था। अगर बीजेपी का नियत में खोट होता था तो हम कैश रुपया ले लेते थे। नया सिस्टम क्या बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर दिया है, उस पैरामीटर का आधार में नया कानून बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो काल लोग सुप्रीम कोर्ट को ही आलोचना करेगा। भाई चुनाव तो चल गया बिना बॉन्ड का भी, पैसा कहां से आया। इस बार तो चुनाव बंद नहीं है, लेकिन चुनाव तो चल गया सबका। चुनाव किसी ने तो रोआ नहीं मेरा पैसा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि सारा चंदा जो मैक्सिमम चंदा था तो बीजेपी को मिल गया। देखिए, वो उसमें दल को फायदा होगा। उसमें जेलासी नहीं होना चाहिए भाई। अभी बीजेपी का ताकत है, जलन है कांग्रेस नहीं, उसको जलन नहीं होना चाहिए। 75 साल कांग्रेस को मिला, अगर 2-3 साल बीजेपी को मिला है, क्यों जलन होना चाहिए। ये तो समय समय का बात है। आज बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी को लोग 2 पैसा ज्यादा देगा। हर डोनर का यह मेंटेलिटी होता है। और विपक्ष भी अगर पार्लियामेंट चलने देते तो विपक्ष को भी देते थे। पार्लियामेंट में आते ही नहीं कोई, आप उद्योग का बारे में बोलेगा नहीं। डेली आप अडानी अंबानी को गाली लगाएगा, उद्योगपति को आप गाली देगा, आपको कौन पैसा देगा। हम बोलता हूं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट ए सिस्टम जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा। अगर असम में आप निवेश करेगा तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा। तो प्रोग्रेसिव पार्टी को पैसा नहीं देके कोई इंडस्ट्री लेफ्ट वाला पार्टी को पैसा देगा क्या, जो अपना ही बर्बाद हो जाएगा बाद में, वो भ्रष्टाचार वाला बात हो जाएगा। आज राहुल गांधी को कोई उद्योग पैसा देने का मतलब क्या है।
वो तो उनको ही खा जाएगा 2 दिन का बाद। अगर आप पैसा नहीं मिल रहा है, आपका व्यवहार का कारण नहीं मिल रहा है, बन का लिए नहीं, तब तो ममता बनर्जी भी नहीं मिलते थे, तब तो स्टालिन साहब भी नहीं मिलते थे। कांग्रेस की आलोचना हो रही है कि वो अमेठी से रायबरेली से कैंडिडेट नहीं ऐलान कर पा रहे हैं। देखिए, अमेठी रायबरेली यूपी का 2 सीटें हैं और ये 2 सीटों का जनता को आप गांधी फैमिली का साथ मत जोड़िए। उनका भी सम्मान है, उनका आलोचना कीजिए उनका डेवलपमेंट के लिए, उनका आलोचना करिए उनका विरासत के लिए। आपने वो दोनों सीट गांधी का साथ सिमट के ही डिस्कस करता है, लोगों को कितना इंसल्टिंग फील होगा। अगर गुवाहाटी सीट का नाम आ जाते थे तो हिमंत का नाम आ जाएगा तो लोग इंसल्ट फील नहीं करेगा। गुवाहाटी का नाम आएगा तो कामाख्या का नाम आना चाहिए, ब्रह्मपुत्र का नाम आना चाहिए, बिहू का नाम आना चाहिए। आप लोग मीडिया वाला में तो अमेठी और रायबरेली को गांधी का साथ सिपट दिया, ये तो जुर्म है उनका ऊपर। नहीं, अब तो स्मृति ईरानी, नहीं, मैं तो मीडिया अमेठी तो स्मृति ईरानी क्यों? नहीं, वो बात नहीं है। गांधी, अमेठी, रायबरेली, अरे अमेठी का विरासत भी होगा, रायबरेली का विरासत भी होगा, बहुत सारा उनका एग्रीकल्चर होगा, बहुत सारा डेवलपमेंट काम होगा, लोगों का डिमांड होगा। वो सब का कारण आप अमेठी और रायबरेली का डिस्कस कीजिए। गांधी का कारण क्यों इसको डिस्कस करता है? गांधी तो एक व्यक्ति है, आज है कल नहीं है, हर लोग मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाला है, गांधी भी मरने वाला है, अमेठी रायबरेली तो हमेशा जिंदा रहेगा। एक बात और है, आखिरी 1-2 सवाल आपसे लेंगे। आपकी पार्टी का गठबंधन था, रेवन्ना टिकट लड़े, चुनाव लेके इलेक्शन भी हो गया और उनके वीडियो बहुत सारे बाहर आ गए जिसमें उन्होंने कई महिलाओं का कर्नाटक में और देश भी छोड़ के भाग गए। कर्नाटक सरकार का ऊपर प्रेसिडेंट लगा देना चाहिए। उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया? मुकदमा तो मामला तो बहुत बाद में खुला है। बाद में कहाँ खुला? उससे पहले टीवी में तो बोल रहा था, डिप्टी सीएम का मालूम था। अभी भी मैं टॉक शो देख के आया हूं, उनका मालूम था। सरकार आपका है, आप क्यों जाने दिया बेंगलोर एयरपोर्ट से उनको? मतलब आपने उनको बोला कि तुम चला जाओ, अभी हम लोग इश्यू करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मिलीजुली, ये तो मिलीजुली, ये तो मेरा स्टेट में ऐसा लोग मैं भागने दूंगा क्या? मैं तो रिजाइन करना पड़ूंगा। अगर ऐसा लोगों को मैं भागने देता हूं तो मैं कैसे सीएम बने रहूं? जैसे कोत्तोरुसी को आपने भागने दिया, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया इमीडिएटली। कोत्तोरुसी को कौन भागने दिया? राजीव गांधी। ऐसे ही आपने उनको भागने दिया। क्यों भागने दिया? कल तो गृह मंत्री जी यहां पर थे, आपने कहा उनसे कि राष्ट्रपति नहीं, मैं तो गृह मंत्री जी से सुबह जब चर्चा हुआ, मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था कि ये तो स्टेट का मामला है, स्टेट पुलिस उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर 1-2-3 हजार वीडियो ऐसा है, टीवी में आ रहा है, मैं आई हैव नो कमेंट, इसलिए मैं फैक्चुअल बात नहीं जानता हूं, लेकिन अगर वो सच है, वो व्यक्ति को बेंगलोर एयरपोर्ट से जाने कैसे दिया? मतलब वो भागेगा फिर आप इश्यू बनाएगा। इंतजार किया उसके भागने का, आप ये कह रहे हैं? आपने भगा के फिर अभी इश्यू बना रहा है। चलिए, एक और इश्यू है कि आरक्षण के मसले पे क्या आपको लग रहा है कि पार्टी बैकफुट पर आ गई है? नहीं, कांग्रेस ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर कोई एग्रेसिव नहीं हुआ, पेनिट्रेट किया है। नहीं, कोई पेनिट्रेट नहीं हुआ है। क्या पेनिट्रेट होगा? बीजेपी आज 10 साल से सरकार है। हमारा तो असम में हमें वोट ही देता है एसटी लोग, हमें वोट ही देता है शेड्यूल कास्ट लोग, और देश में आरक्षण खत्म करने का सवाल कहां से आया? लेकिन मुसलमान को अब ओबीसी का नाम में आरक्षण मत दीजिए। वो डिबेट का कारण कांग्रेस अभी बैकफुट में आ गया। देश का ओबीसी समाज को पता चल गया है कि डुप्लीकेट ओबीसी बना के अब कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन मुसलमान को दे रहे हैं। अब संयुक्त आंध्र प्रदेश में आपने 4% रिजर्वेशन आप मुसलमान को दे रहा है डुप्लीकेट ओबीसी बना के। इसीलिए कांग्रेस रिजर्वेशन का मामले में पूरी की पूरी बैकफुट में आ गया है। देश में तो ओबीसी मुसलमान नहीं हो सकता है। अब कैसे मुसलमान को ओबीसी बनाया? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पूरा की पूरा मिलना चाहिए।
अब काट नहीं सकते हो, आपने क्यों 4% काटा? अभी तो राहुल को देश जवाब मांग रहे हैं कि हमारा ओबीसी का बीच में आप डुप्लीकेट ओबीसी कहां से लेके आया। तो ये तो सवाल आप अभी संसद जब बैठेगी तब पूछना, आप पूछिएगा और हम रैली तो के जरिए भी आपका पूछिएगा। इतना बड़ा चैनल है, इससे ही पूछ लेता हूं, शुरुआत कर लेता हूं। डुप्लीकेट ओबीसी बनाना बीजेपी का काम नहीं है, वो कांग्रेस का काम है। बीजेपी चाहते 27 की 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिले। सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी हैं, वो कल प्रचार कर रही थी फर्रुखाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां पर उन्होंने कहा कि वोट जिहाद करने की ज़रूरत है, इकट्ठे होके वोट करने की बहुत शांति से ज़रूरत है। वोट जिहाद भी होगा? वोट जिहाद है ही है। हम लोग असम में राजनीति करता हूं, तो वो गलत नहीं कह रही है? वो गलत नहीं कर रहे। किस लिए? आप देखिए, कोई भी हिंदू वोट में आप चला जाओ, 10 वोट कांग्रेस को भी मिलेगा, 10 वोट सीपीएम को भी मिलेगा, 2 वोट बीएसपी को भी मिलेगा, 20 वोट बीजेपी को मिलेगा। मतलब हिंदू वोट इवन फैमिली में भी डिस्कशन नहीं होता है किसको देने वाला हूं। इंडिविजुअल लोग जाते वोट डालते हैं। हस्बैंड का वोट अलग होता है, वाइफ का वोट अलग होता है। किस लिए? इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वोटिंग राइट मतलब इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। लेकिन मुसलमान समाज में जमात बैठता है, जमात निर्णय लेता है मुझको किसको वोट देना है। ये तो वोट जिहादी है, ये तो चल ही रहा है। एक पोलिंग बूथ में 1000 वोट होता है, 999 एक ही जगह में मार दिया जाते हैं। मतलब वो कभी इंडिविजुअल कॉन्शियंस का वोट नहीं हो सकता है। मतलब गांव में मीटिंग बैठा होगा, जमात में मीटिंग बैठा होगा पहले, एंड दिस मीटिंग इज ए दिस वोटिंग इज ए पार्ट ऑफ सम कलेक्टिव डिसीजन। ना वो कलेक्टिव डिसीजन किसने लिया? इज इट नॉट इंटरफेरेंस विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठ के डिक्टेट दे देता था कि इस बार वोटिंग आप फलाना पार्टी को दो, वो आके वोट दे देते थे। ये तो वोट जिहाद है। अभी वो दिन नहीं है। लेकिन अगर आप वोट देने का पहले मीटिंग करते हो कि हमें किसको वोट देना है, मतलब ये इंडिविजुअल फ्रेंचाइज ही नहीं है, इंडिविजुअल फ्रेंचाइज नहीं है, इसका पीछे कोई कलेक्टिव डिसीजन है। और कलेक्टिव डिसीजन का अनुसार इंडिविजुअल वोटिंग होना एक वोट जिहादी है। तो धर्म के नाम पर जब बीजेपी वोट मांगती है, राम के नाम पर वोट मांगती है, तो वो भी तो यही है। नहीं, राम का मंदिर बनाना हमारा तो मैनिफेस्टो है, उसमें छुपाने वाला बात क्या है कि हम सरकार बनेगा तो राम मंदिर बनाएगा, बना भी दिया है। तो वो तो कोई छुपाने वाला बात नहीं है। आप भी बताओ ना कि हम एक पति को 3 शादी का भी अनुमति है, हम 4 शादी के लिए हम चुनाव लड़ रहा हूं, लड़ो, मैनिफेस्टो में डालो। लेकिन आपका मुद्दा क्या है मैनिफेस्टो में? आप बोलते हैं मैं सेकुलर हूं, लेकिन वोट देता है नॉन सेकुलर हुए। बीजेपी तो कोई छुपा के करते नहीं है। और भारत में राम का मंदिर नहीं बनाएगा तो किसका मंदिर बनाएगा? बिल्कुल। लेकिन जब शुरुआत हुई थी चुनाव अभियान की, तो बीजेपी की तरफ से उसकी योजनाएं गिनाई जा रही थी, उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स गिनाए जा रहे थे। 2047 का एक सुनहरा सपना युवाओं के सामने रखा जा रहा था। लेकिन अब फिर वही हिंदू मुसलमान पे पूरी राजनीति आ गई। जरूरत है, थोड़ा बात बोलना जरूरत है। अच्छा, जरूरी है। हाँ, नहीं तो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करता है। कैसे? आप जब डेवलपमेंट का बात बोलता है, लोग सोचता है कि नहीं नहीं इस बार आगे जाके यूसीसी नहीं आएगा, ठीक है, हम उनको डाइवर्ट कर दिया। लेकिन हमें लोगों को बताना है कि 2047 भी होगा, यूसीसी भी होगा, दोनों होगा। आपको छोड़ना नहीं किसी को। जब हम 2047 बोलना शुरू किया, आप लोगों ने बोला अभी बीजेपी यूसीसी नहीं लाएगा, तो हमें याद दिलाना जरूरत होता है। देखो, हम 2047 अमृत काल में भी हूं और यूसीसी में ही हूं। तो ये कहा जाता है कि यूसीसी जो है वो हिंदू राष्ट्र का जो एक सपना है आरएसएस का, उसका पहला कदम है। नहीं, यूसीसी संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर ने बोल के गया है। आरएसएस कहां से आए इसका बीच में?
गांधी जी ने बोल के गया है, गांधी जी के आरएसएस है। लेकिन उसके अगले की नहीं, अगले का तो वहीं से शुरू नहीं हुआ। आपने संविधान का स्टूडेंट जब संविधान नहीं पढ़ता है, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने बोल के गया है कि देश में जब भी अनुकूल वातावरण होगा आप यूसीसी लाएगा। और यह संविधान सभा को प्रिजाइड कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। मोहर किसने लगाया? जवाहरलाल नेहरू। आज नेहरू का पोता जाके बोलेगा कि हम यूसीसी नहीं लाएगा, तो खिलाफत कर ही रहे हैं। नहीं, वही बात है ना, वो लोग कांग्रेसियों को भूल गया, लेकिन हमने भूला नहीं। आसाम में चुनाव के बाद लागू हो जाएगा। होना ही चाहिए, रेडी है बिल, फाइल भी रेडी है, लेकिन देश में लाने का बाद है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं। हमारा कैबिनेट में अप्रूवल भी होके बैठा हुआ है। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात, गुजरात के बाद नहीं, उत्तराखंड का साथ तुरंत गुजरात और असम हम लोग रेडी हो गया था, लेकिन पार्टी ने बोला देखो उत्तराखंड हो गया है, उसका आगे पीछे देख के हम नेशनली लाएगा, तो हम लोग रुक गया। लेकिन यूसीसी बीजेपी का एजेंडा नहीं है, यूसीसी कांग्रेस का एजेंडा है, जो हम लोग लागू करने का कोशिश कर रहा हूं। यह संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाकायदा बाबा साहेब अंबेडकर ने लिख के गया है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। देश भर की जो स्थिति है, अभी 2 चरणों का ही हालांकि मतदान हुआ है, लेकिन जिस तरह से कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, क्या बीजेपी आपको लग रहा है कि 300 पार जाएगी? नहीं, 300 पार का तो इशू नहीं है, इशू है 400 370 का इशू। 300 पार में कोई प्रश्न नहीं है। वो तो हमें एग्जिट पोल को भी थोड़ा बहुत पता है, पहला दूसरा चरण का थोड़ा वोट का उलझान भी हमें पता है, तो हमारा अपना सर्वे भी होता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्या 370 पार कर पाएगा। और जो हम लोग परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जो दिन भर लगन से काम कर रहा है, गृह मंत्री जी नड्डा जी जो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है कि 300 पार करने के लिए तो इतना मेहनत का जरूरत नहीं है, 370 तक जाने का ही ये परिश्रम का पराकाष्ठा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंता विश्व शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि हॉट सीट पे बैठ के एकदम हॉट इंटरव्यू दिया है हेमंता जी ने, और राहुल गांधी इस इंटरव्यू को देखेंगे तो ज़रूर मंच से इस पर प्रतिक्रिया आएगी।